इस वीडियो में जो जानकारी पेश की जाएगी वो पशु चिकित्सक डॉक्टर कैथरीन बर्नेट के लेख पर आधारित है। आज हम आलोचना करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। ये साधारण पशु चिकित्सकों के इलाज की गई सबसे साधारण अंतःस्राव या एंडोक्राइन बीमारियों में से एक है। कुत्तों का हाइपोथायरॉयडिज्म पशु अस्पतालों में पाए जाने वाली सबसे आम बीमारियों में से एक है। ये अवस्था साधारण तौर पे मध्य वयस्क कुत्तों में पाए जाते हैं और करीबन 4 से 7 साल तक उम्र के कुत्तों में ये बीमारी होती है, पर कभी कभी 2 से 3 साल के कुत्तों में भी ये बीमारी हो सकते हैं। ये एक जरूरी सूचना है क्योंकि कभी कभी हाइपोथायरॉयडिज्म के शुरुआती लक्षण निर्धारित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि पशु चिकित्सकों को लगता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म सिर्फ बड़े कुत्तों में हो सकते हैं। इस अंतःस्रावी या एंडोक्राइन स्थिति में प्रभावित होने वाली सबसे आम नस्ल या प्रजातियों में से गोल्डन रिट्रीवर, डोबरमैन पिचर्स, डैशहाउंड, आयरिश सेटर्स, श्नाउजर्स, मिनिएचर पुडल, कॉकर स्पैनियल, चाउ चाउ और इंग्लिश बुलडॉग्स शामिल है। अन्य प्रजाति के कुत्ते जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म के शिकार हो सकते हैं वो है ग्रेट डेन्स, न्यूफाउंडलैंड्स, एयरडेल्स, आयरिश वुल्फहाउंड्स, स्कॉटिश डियरहाउंड्स और अफगान हाउंड्स। हाइपोथायरॉयडिज्म उन कुत्तों में साधारण तौर पे पाए जाते हैं जिनके लिंग नपुंसक होते हैं, हालांकि इसमें लिंग का कोई प्रकृति नहीं होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म के नैदानिक लक्षण थायरॉक्सिन या T3 और ट्राईआयोडोथायरोनिन या T4 के उत्पादन के कमी से उत्पन्न हो सकते हैं। एक साधारण कुत्तों में पिट्यूटरी स्टिमुलेटिंग हार्मोन या TSH थायराइड ग्रंथ को उत्तेजित करता है T3 और T4 उत्पादित करने के लिए। हाइपोथायरॉयडिज्म वाले कुत्तों में ये प्रक्रिया साधारण तौर पे नहीं होता है, फलस्वरूप T3 और T4 के उत्पादन घट जाते हैं। ये हार्मोन शरीर के विकास मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुत्तों में हाइपोथायरॉयडिज्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है प्राथमिक हाइपोथायरॉयडिज्म जो 95% कैनाइन जनसंख्या में पाया जाता है। इस क्षेत्र में समस्या थायराइड ग्रंथि के अंदर ही होता है। प्राथमिक हाइपोथायरॉयडिज्म में सबसे आम कारण होता है लिम्फोसिस्टिक थायराइडिटिस। ये एक ऑटो इम्यून प्रक्रिया है जहाँ पे लिम्फोसिस्टिक घुसपैठ थायराइड ग्रंथ को नष्ट कर देते हैं। लिम्फोसिस्टिक थायराइडिटिस में हम लक्ष्य करते हैं कि TSH स्तर T4 और T3 के घटते हुए स्तर को बढ़ाने के लिए भरपाई करता है। इडियोपैथिक थायराइड एट्रोफी प्राथमिक थायरॉयडिज्म का एक और कारण है। इस अवस्था में साधारण थायराइड कोष को एडिपोज और जुड़े हुए कोष से बदला जाता है सूजन कोशिकाओं की मौजूदगी के बिना। किसी को भी इडियोपैथिक थायराइड एट्रोफी का सटीक कारण नहीं पता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये लिम्फोसिस्टिक थायराइडिटिस का अंतिम चरण है। कुत्तों में प्राथमिक हाइपोथायरॉयडिज्म का तीसरा कारण है न्यूप्लाजिया, लेकिन ये एंडोक्राइन स्थिति में बहुत ही कम पाए जाते हैं। हालांकि प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म कम पाया जाता है, पर हाइपोथायरॉयडिज्म सेकेंडरी या गौण रूप में भी हो सकता है। कुत्तों में घटते हुए TSH का कारण होता है बीमारी या दवाई के वजह से कम होने वाली पिट्यूटरी न्यूप्लाजिया, पिट्यूटरी मैलफंक्शन और TSH सप्रेशन। कुत्तों में जन्मजात हाइपोथायरॉयडिज्म भी पाया जाता है, हालांकि ये बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। जन्मजात हाइपोथायरॉयडिज्म का कारण है थायराइड डायसोनेसिस, नवजात शिशु के जन्म काल में होने वाली आयोडीन की कमी, डायशर्मोनेजेनेसिस, T4 ट्रांसपोर्ट डिफेक्ट्स और गोइट्रोजेंस। कैनाइन हाइपोथायरॉयडिज्म के नैदानिक लक्षण है सुस्त होना, वजन का बढ़ना, व्यायाम करने की इच्छा ना होना और त्वचा का रोग। कुत्ते के मालिक शिकायत करते हैं कि इस एंडोक्राइन स्थिति में कुत्ते बूढ़े या धीमा हो रहे हैं। कैनाइन हाइपोथायरॉयडिज्म से जुड़े त्वचा से संबंधित कुछ स्थितियां हैं। बिलैटरली सिमेट्रिकल एलोपेशिया, सूखी और टूटने वाले बाल, त्वचा के हाइपर पिगमेंटेशन, सेबोरिया जो सूखे और चिपचिपे हो सकते हैं एक दुर्गंध के साथ, घाव भरने में देरी होना, बाल काटने के बाद बालों का ना बढ़ना, कुत्तों के दुखी दिखना
और त्वचा का मोटा होना भी शामिल है। हाइपोथायरॉयडिज्म में नेत्र संबंधित जटिलताओं में आँख का सूख जाना और गौण हाइपरलिपिडिया में होने वाली कॉर्नियल लिक्विड का जमा होना भी होता है। कुत्तों में हाइपोथायरॉयडिज्म के न्यूरोलॉजिकल लक्षण है पेरिफेरल न्यूरोपैथीज, जो कि क्रेनियल नस 5, 7 और 8 के असामान्य व्यवहार, मेगासोफेगस, लैरिंजियल पैरालिसिस को बढ़ाता है। ये न्यूरोपैथीज असामान्य माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन म्यूकोपॉलीसैकेराइड के जमा होने पर होता है। इस एंडोक्राइन स्थिति में मायोपैथी के लक्षण अक्सर सूक्ष्म होते हैं और अलग करना मुश्किल हो सकता है। मसल के बायोप्सी सिर्फ टाइप 2 मसल के एट्रोफी के लक्षण दिखाते हैं। इसका शारीरिक कारण अज्ञात है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म या माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी से असामान्यता से जुड़े हुए हैं। हालांकि ये हाइपोथायरॉयडिज्म से नहीं जुड़ा है, लेकिन इसके साथ माइस्थीमिया ग्रेविस के मामले की भी सूचना मिलती है। जब किसी कुत्ते में हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण पाए जाते हैं, तब सीबीसी, बायोकेमिकल प्रोफाइल, यूरिन एनालिसिस और T4 स्तरों की जांच से शुरू करनी चाहिए। 25% मामले में सीबीसी हल्के नॉन जेनरेटिव एनीमिया के सबूत दिखाते हैं। इसका कारण हो सकता है एरिथ्रोपिएटिन डेफिशिएंसी, अस्थि मज्जा का कम हो जाना और आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी में सीरम का घटौती। बायोकेमिकल प्रोफाइल 75% मामलों में फास्टिंग हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया दिखाता है। इसका कारण लिपिड मेटाबॉलिज्म में परिवर्तन, लिपिड का बाइल एसिड में रूपांतर का हार कम हो जाना और कोलेस्ट्रॉल के निस्सारण में कमी होना होता है। 30% मामलों में बायोकेमिकल प्रोफाइल माइल्ड हाइपोनेट्रेमिया के लक्षण दिखाते हैं। ये गुर्दे के उत्सर्जन को कम करने के लिए शरीर के पानी के माध्यमिक वृद्धि के लिए होता है। यूरिन एनालिसिस के परिणाम मेटाबॉलिक शिफ्ट के कारण भिन्न हो सकते हैं, जो रोगी को प्रभावित कर सकते हैं। T4 का स्तर संदेह सीमा के नीचे हो सकता है। कई पशु चिकित्सक T4 का निम्न स्तर देख के हाइपोथायरॉयडिज्म के इलाज बंद कर देते हैं, पर ये सही नहीं है। T4 के कम होने का कई और वजह हो सकते हैं, जैसे कि उम्र, प्रजाति, दवाई और प्रणालीगत बीमारियां। कुत्तों में हाइपोथायरॉयडिज्म का पता लगाने के लिए T4 स्तर की जांच विश्वसनीय नहीं है। हमें दूसरे तरीकों से अपनी जांच पुष्टि करनी चाहिए। जब कुत्तों में हाइपोथायरॉयडिज्म की पुष्टि करने की प्रयास की जाती है, तब फ्री T4 स्तर की जांच करना ज्यादा विश्वसनीय होता है। फ्री T4 का मेटाबॉलिक एक्टिव फ्रैक्शन है, जो कि प्रोटीन बाउंड रक्त संचालन में प्रतिनिधित्व करता है। फ्री T4 कैनाइन हाइपोथायरॉयडिज्म में 94% सटीक होता है। फ्री T4 आमतौर पे दवाई या बीमारी से प्रभावित नहीं होते हैं, हालांकि ये कभी कभी गंभीर बीमारी के साथ घट सकता है। इसीलिए प्रणालीगत बीमारी में T4 का आभास सही हाइपोथेसिस का इशारा करता है। कुत्तों के TSH स्तर की जांच से पता चलता है कि कुत्ते हाइपोथायरॉइड है कि नहीं। दुर्भाग्य से TSH परीक्षा में संवेदनशीलता और विशिष्टता की कमी हो सकती है। 30% हाइपोथायरॉइड वाले कुत्ते की TSH लेवल सामान्य होते हैं और 20% बीमार यूथायरॉइड कुत्तों के TSH ज्यादा पाए जाते हैं। TSH का सबसे बड़ा लाभ है T4 स्तर परीक्षण मिला देना। जिन कुत्तों में कम T4 और ज्यादा TSH पाए जाते हैं, उनमें हाइपोथायरॉयडिज्म कम हो सकता है। इन दो परीक्षणों के संयोजन से ओवर डायग्नोसिज्म का खतरा कम हो जाता है और इस पे काबू पाना आसान हो जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म होने से पहले थायरॉइडिटिस की जांच के लिए थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी परीक्षण किया जा सकता है। ये हाइपोथायरॉइड कुत्तों में रोग निर्धारित करने में भूमिका निभाते हैं। करीबन 20% स्वस्थ पर बिना लक्षण वाले कुत्ते जिनके एंटीबॉडी लेवल ज्यादा है, 1 साल के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म का शिकार हो सकते हैं। हालांकि इसके निदान सीमित हो सकते हैं। कुछ प्रजाति के कुत्तों में ये प्रजनन संक्रांत महत्वपूर्ण भूमिका पालन कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड, स्किंटिग्राफी
और बायोप्सी से कैनाइन थायराइड का संरचना और कार्य का मूल्यांकन भी किया जा सकता है, पर ज्यादातर अस्पतालों में ये परीक्षा बेफिजूल माना जाता है और ये सब परीक्षाएं नहीं किया जाता है। कैनाइन हाइपोथायरॉयडिज्म को सिंथेटिक T4 से या लीवोथायरॉक्सिन से ठीक किया जा सकता है। ये दवाई प्रति केजी में 0.02 मिलीग्राम की मात्रा से हर 12 घंटे में दिया जाता है। ये जरूरी है कि दवाई का मात्रा बड़े कुत्तों में प्रति केजी 0.08 मिलीग्राम दिन में 2 बार से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ज्यादातर मालिक चिकित्सा के शुरू होने के कुछ ही हफ्तों में असर देख सकते हैं और इस चिकित्सा को अगर सही मात्रा में लिया जाए तो इसका ज्यादा पार्श्व प्रतिक्रिया नहीं होते हैं। इलाज शुरू करने के 3 से 4 हफ्ते बाद थायराइड दवा का असर निरीक्षण किया जाता है। T4 के सीरम के स्तर को दवा देने के 4 से 8 घंटे बाद मापा जाना चाहिए। अगर मरीज के T4 स्तर साधारण से नीचे है तो लीवोथायरॉक्सिन की मात्रा बढ़ाकर 3 से 4 घंटे के बाद फिर से जांच करनी चाहिए। अगर कुत्ते के T4 स्तर साधारण के करीब है या साधारण से ज्यादा है तो दवा का मात्रा निर्धारित रखनी पड़ेगी। एक बार कुत्ते में लीवोथायरॉक्सिन की मात्रा सामान्य हो जाए तो 3 महीने बाद T4 लेवल की जांच करनी पड़ती है। अगर तब भी T4 लेवल की मात्रा ठीक मिलती है, हर 6 महीने में T4 की मात्रा की जांच करनी पड़ती है। उचित उपचार के साथ कैनाइन हाइपोथायरॉयडिज्म के ज्यादातर मामलों में पहले से ही अनुमान हो जाता है, पर माइक्सेडिमा कोमा और जन्मजात हाइपोथायरॉयडिज्म के मामले में पहले से पता नहीं चल पाता। इन मामलों में अधिक संरक्षित जांच करनी पड़ती है। मालिक पहले के कुछ हफ्तों में ही इलाज का असर देखना शुरू कर देते हैं। ज्यादातर ठीक होने के लक्षण 4 से 8 हफ्तों में दिख जाते हैं। त्वचा के लक्षण जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म में गौण है, उसके ठीक होने में कुछ महीने लग जाते हैं, पर T4 के सटीक नियंत्रण से ठीक हो जाते हैं। इस वीडियो की जानकारी डॉक्टर कैथरीन बर्नेट के लेख पर आधारित है। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।